आज हम एक ऐसे कानूनी दांवपेच की बात करेंगे जहां सब कुछ टाइमिंग का खेल था। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, एक कंपनी नीलामी में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक शानदार प्रॉपर्टी खरीदती है। हम्म। पैसे भी दे दिए, सब कुछ तय हो गया। हम्म। लेकिन बस एक दिन की देरी और वो पूरी डील शून्य हो जाती है। ये कहानी है दो बहुत बड़े भारतीय कानूनों के आमने सामने आने की। हाँ, एक तरफ है बैंकों का हथियार सारफासाई एक्ट और दूसरी तरफ दिवालियापन से बचाने वाला कवच आईबीसी, और आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले की गहरी पड़ताल कर रहे हैं। जिसने ये दिखाया कि जब ये दो कानूनी दिग्गज आपस में भिड़ते हैं तो असली शहंशाह कौन है। और ये मामला ये भी दिखाता है कि कैसे कानूनी दुनिया में कुछ घंटे भी करोड़ों का फर्क डाल सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत हुई वंदना और रविंद्र चौधरी नाम के एक कपल से, जिन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से एक बड़ा लोन लिया था। अच्छा। जब वो लोन नहीं चुका पाए तो अप्रैल 2023 में बैंक ने उनके लगभग 49 करोड़ के लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित कर दिया। एनपीए घोषित होने का मतलब है कि बैंक के लिए अब खतरे की घंटी बज गई। बिल्कुल। अब वो अपना पैसा वसूलने के लिए एक्शन लेगा। और बैंक ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया होगा। हाँ, सरफसी एक्ट। इस कानून के तहत बैंक को लोन न चुकाने वालों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उसे नीलाम करने का अधिकार है। और इसके लिए उसे कोर्ट के लंबे चक्कर भी नहीं काटने पड़ते। सही बात है। तो बैंक ने नवी मुंबई के नेरुल में मौजूद उनके आलीशान फ्लैट को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो बैंक ने नीलामी की तारीख निकाली और कोई खरीदार भी मिल गया होगा। हाँ, 9 मई 2025 को नीलामी का नोटिस जारी हुआ। ठीक है। और 30 मई को नीलामी हुई, जिसमें एरो बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स नाम की एक कंपनी ने 9 करोड़ 12 लाख रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई। मतलब डील पक्की हो गई। हाँ, कंपनी ने पैसे देने भी शुरू कर दिए होंगे। तुरंत 30 और 31 मई को ही उन्होंने लगभग 2.28 करोड़ रुपए जमा भी कर दिए। तो सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। हाँ, बैंक को अपना पैसा मिल रहा था, कंपनी को एक प्राइम प्रॉपर्टी। ऐसा लग रहा था कि कहानी का अंत सुखद होने वाला है। तो कंपनी ने पैसे दे दिए, बैंक खुश, सब कुछ सेट था, बस सब चाबियां हाथ में आने की देर थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दूसरी तरफ एक और कानूनी बिसात बिछाई जा रही थी जो इस पूरी बाजी को पलटने वाली थी। ठीक यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। 9 जून 2025 को प्रॉपर्टी की मालिकों में से एक वंदना चौधरी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी के तहत व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए अर्जी दे दी। अच्छा, मतलब नीलामी के ठीक बाद? इस आईबीसी की अर्जी से क्या हुआ? जैसे ही वो अर्जी दाखिल हुई, आईबीसी के सेक्शन 96 के तहत एक अंतरिम मोरेटोरियम अपने आप लागू हो गया। एक मिनट, ये मोरेटोरियम क्या चीज है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी। मोरेटोरियम का मतलब है एक कानूनी ढाल या कहिए एक तरह की रोक। हाँ, जैसे ही ये लागू होता है, उस व्यक्ति के किसी भी कर्ज से जुड़ी कोई भी कानूनी कार्रवाई जहां की तहां रुक जाती है। कोई भी कार्रवाई? कोई भी लेनदार, चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो, पैसे वसूलने के लिए कोई नया कदम नहीं उठा सकता और ना ही किसी पुरानी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। मतलब सब कुछ पॉज हो जाता है? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि बैंक जो नीलामी की प्रक्रिया चला रहा था, उसे भी रुक जाना चाहिए था। कानूनन तो यही होना चाहिए था, लेकिन यहीं पर मामला उलझ गया। कैसे? मॉरेटोरियम लगने के बावजूद 9 जून के बाद नीलामी जीतने वाली कंपनी ने बाकी के लगभग 6.84 करोड़ रुपए बैंक को चुका दिए। अरे! और तो और 20 जून को बैंक ने कंपनी को सेल सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। सेल सर्टिफिकेट भी? वो तो मालिकाना हक का सबसे बड़ा सबूत होता है। हाँ, बिल्कुल। अरे वाह! मतलब मॉरेटोरियम के बावजूद बैंक और कंपनी ने डील पूरी कर दी। फिर तो फ्लैट कंपनी का हो गया होगा। कागज पर तो हो गया, लेकिन असल में नहीं। मतलब? बैंक उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं दे पाया क्योंकि आईबीसी का कानूनी पेच फंसा हुआ था। इसीलिए हार के नीलामी जीतने वाली कंपनी को बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ा और फ्लैट का कब्जा दिलाने की मांग करनी पड़ी। ठीक है, तो अब मामला अदालत में था। ये तो बड़ा दिलचस्प तर्क वितर्क हुआ होगा। बहुत ज्यादा। नीलामी जीतने वाली कंपनी की दलील क्या थी? उनका तो पैसा फंसा हुआ था। उनकी दलील सारफासी एक्ट के एक संशोधन पर टिकी थी। उन्होंने कहा कि 2016 के एक संशोधन के मुताबिक जैसे ही 9 मई को नीलामी का नोटिस छपता है, हाँ,
पुराने मालिक का अपनी प्रॉपर्टी छुड़ाने का अधिकार, जिसे राइट ऑफ रिडेम्पशन कहते हैं, वो खत्म हो जाता है। अच्छा, तो नोटिस छपते ही अधिकार खत्म। हाँ, उनका तर्क था कि जब 30 मई को नीलामी हमारे नाम पे पक्की हो गई तो हमें प्रॉपर्टी पर एक निहित अधिकार मिल गया, एक वेस्टेड राइट। और इसलिए 9 जून को लगा मॉरेटोरियम उस अधिकार को छीन नहीं सकता। बिल्कुल यही उनकी दलील थी। लेकिन ये तो नीलामी जीतने वाले के साथ नाइंसाफी लगती है। उसने तो सारे नियम माने, पैसा भी दिया, सिर्फ एक दिवालियापन की अर्जी से उसका हक कैसे छीना जा सकता है? आपने बिल्कुल वही सवाल उठाया जो उस कंपनी के वकील ने कोर्ट में उठाया होगा। और बैंक ने भी उनका साथ दिया होगा। बैंक ने उनका पूरा समर्थन किया। बैंक ने कहा कि हम एक सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, हमारा पैसा डूबा है। और ये उधार लेने वालों ने सिर्फ कार्रवाई से बचने के लिए बेईमानी से आईबीसी का इस्तेमाल किया है। इसमें जनता का पैसा दांव पर लगा है। ठीक है, तो ये एक पक्ष की दलील थी जो काफी मजबूत लग रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि चौधरी परिवार और उनके वकील चुप नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस निहित अधिकार वाली दलील को कैसे काटा? उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव आईबीसी पर ही खेला। उनके प्रतिनिधि यानी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने साफ कहा। क्या कहा? कि 9 जून को मोरेटोरियम लगते ही सारी कार्रवाई को फुल स्टॉप लग जाना चाहिए था। मतलब बैंक को बाकी पेमेंट लेनी ही नहीं चाहिए थी। लेनी ही नहीं चाहिए थी और ना ही सेल सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए था। उन्होंने जो किया वो गैर कानूनी था। और क्या उन्होंने कोई और भी मुद्दा उठाया? हाँ, उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप भी लगाया। वो क्या था? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कोर्ट को बताया कि बैंक ने प्रॉपर्टी को बहुत कम कीमत पर बेचा है। अच्छा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो बैंक खुद चौधरी परिवार से नीलामी रद्द करने के बदले 15 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन उसी प्रॉपर्टी को सिर्फ 9 करोड़ 12 लाख में बेच दिया। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। हाँ। मतलब बैंक एक तरफ उसी प्रॉपर्टी के लिए 15 करोड़ मांग रहा था और दूसरी तरफ उसे लगभग 9 करोड़ में नीलाम कर दिया। जी। ये तो मामले को और भी पेचीदा बना देता। बिल्कुल। इसने कोर्ट को ये सोचने पे मजबूर किया कि क्या ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ पैसे की वसूली थी या इसमें कोई और भी पहलू था। लेकिन उनका मुख्य तर्क आईबीसी पर ही था। हाँ, उनका मुख्य तर्क आईबीसी के सेक्शन 96 की ताकत पर ही था। उन्होंने समझाया कि ये मॉरेटोरियम किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके कर्ज पर लगता है। अच्छा, व्यक्ति पर नहीं, कर्ज पर। हाँ, और इसका दायरा इतना बड़ा है कि ये सरफासी जैसी कार्रवाइयों पर भी पूरी तरह लागू होता है। तो अब कोर्ट के सामने एक तरफ सरफासी एक्ट का निहित अधिकार था और दूसरी तरफ आईबीसी का मॉरेटोरियम। मामला बहुत उलझ गया था। इतना कि कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र की भी मदद ली। उनकी क्या राय थी? न्याय मित्र ने पूरे मामले की कानूनी गुत्थी को एक सीधे सवाल में समेट दिया। क्या सवाल था वो? उन्होंने पूछा, क्या सिर्फ प्रॉपर्टी छुड़ाने का अधिकार यानी राइट ऑफ रिडेम्पशन खत्म हो जाने से मालिकाना हक यानी ओनरशिप भी खत्म हो जाता है? ये तो इस केस का सबसे बड़ा सवाल है। इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। न्याय मित्र ने समझाया कि मालिकाना हक कई अधिकारों का एक बंडल होता है। अच्छा। प्रॉपर्टी छुड़ाने का अधिकार उस बंडल का सिर्फ एक हिस्सा है। सारफासेसी एक्ट का संशोधन सिर्फ उस एक अधिकार को छीनता है, पूरे मालिकाना हक को नहीं। तो फिर असल मालिकाना हक कब ट्रांसफर होता है? असल मालिकाना हक तब तक पुराने मालिक के पास ही रहता है जब तक कि खरीदार पूरी पेमेंट ना कर दे और उसके नाम पर सेल सर्टिफिकेट जारी ना हो जाए। तो इन सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचा? कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? देखिए, कोर्ट ने न्याय मित्र की राय और सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले से सहमति जताई। ठीक है। कोर्ट ने माना कि सरफासेसी एक्ट के तहत बिक्री की प्रक्रिया एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ये सिर्फ नीलामी होने पर पूरी नहीं होती। तो कब पूरी होती है? ये तभी पूरी मानी जाती है जब खरीदार पूरी रकम चुका दे और उसके नाम पर सेल सर्टिफिकेट रजिस्टर हो जाए। इसका मतलब 30 मई को नीलामी जीतने से कंपनी को सिर्फ एक अधिकार मिला था, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं। बिल्कुल। कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर समझाया कि रिडेम्पशन का अधिकार खोना और मालिकाना हक खोना ये दो अलग-अलग बातें हैं। और अब आते हैं सबसे अहम बात पर। हाँ, आईबीसी के मोरेटोरियम पर। उसका क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि आईबीसी का सेक्शन 96 बहुत शक्तिशाली है। ये एक तरह से ऐसा है जैसे आप रेस में फिनिशिंग लाइन पार करने ही वाले हो और कोई आकर रेस के नियम ही बदल दे। अच्छा। जैसे ही 9 जून को मोरेटोरियम लागू हुआ, बैंक कानूनी तौर पर बाकी की पेमेंट लेने से प्रतिबंधित हो गया। कानून की नजर में बैंक उस पैसे को छू भी नहीं सकता था। अच्छा। इसका मतलब यह हुआ कि क्योंकि बैंक कानूनी रूप से पूरी पेमेंट ले ही नहीं सकता था, इसलिए बिक्री की शर्त कभी पूरी ही नहीं हो सकती थी। वाह, आपने एकदम सही पकड़ा। जब बिक्री की सबसे जरूरी शर्त
यानी पूरी पेमेंट ही कानूनी रूप से पूरी नहीं हो सकती, तो मालिकाना हक ट्रांसफर होने का सवाल ही नहीं उठता। वो पूरी प्रक्रिया बीच में ही थम गई। ठीक वहीं पर। तो अंतिम फैसला क्या हुआ? क्या नीलामी विजेता को वो फ्लैट मिला? नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नीलामी जीतने वाली कंपनी की याचिका खारिज कर दी। खारिज कर दी? हाँ, कोर्ट ने साफ कहा कि चूंकि बिक्री पूरी होने से पहले आईबीसी का मॉरेटोरियम लागू हो गया था, इसलिए 9 जून के बाद की गई सारी पेमेंट और जारी किया गया सेल सर्टिफिकेट दोनों अमान्य हैं। मतलब इस टकराव में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सारफेसी एक्ट पर भारी पड़ा? भारी नहीं पड़ा, उसने उसे पूरी तरह से ओवरराइड कर दिया। अच्छा। इस पूरे मामले का सार ये है कि भारतीय कानून में आईबीसी को कितनी अहमियत दी गई है। इसका मकसद सिर्फ लेनदारों का पैसा लौटाना नहीं, बल्कि दिवालिया हो रहे व्यक्ति या कंपनी को एक मौका देना भी है। और इस केस में टाइमिंग ही सब कुछ थी। बिल्कुल। अगर कंपनी ने सारी पेमेंट और रजिस्ट्रेशन 8 जून को ही पूरा कर लिया होता, तो आज नतीजा बिल्कुल अलग होता। तो आज हमने देखा कि कैसे एक लगभग पूरी हो चुकी बैंक नीलामी दिवालियापन कानून की एक धारा के सामने आकर रुक गई। ये फैसला उन सभी के लिए एक बड़ी सीख है जो बैंक नीलामियों में प्रॉपर्टी खरीदने की सोचते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ऐसी डील्स में सिर्फ सबसे ऊंची बोली लगाना ही काफी नहीं होता है। आपको ये भी देखना होगा कि कहीं कोई और कानूनी पेंच तो नहीं है जो आखिरी मौके पर आकर पूरी बाजी पलट दे। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में अभी भी है। क्या? कोर्ट ने फ्लैट तो पुराने मालिक के पास रहने दिया, जो अब आईबीसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा, लेकिन उस कंपनी का क्या जिसने 9 करोड़ 12 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए? ये एक जरूरी सवाल है। कोर्ट ने अपने आदेश में पैसे वापस करने के बारे में कुछ नहीं कहा, शायद इसलिए क्योंकि याचिका में सिर्फ कब्जे की मांग थी, पैसे वापसी की नहीं। सही बात है। तो अब उस कंपनी और उसके करोड़ों रुपयों का क्या होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस फैसले का एक अनसुलझा पहलू भी। तो उस कंपनी को अपना पैसा वापस पाने के लिए शायद बैंक के खिलाफ एक और लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है? कह सकते हैं कि ये मामला खत्म होकर भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसने एक नए विवाद की नींव रख दी है। तो ये एक और कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है, जिसके बारे में सोचना वाकई में जरूरी है।